हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूं और ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। अब हमारे लॉन्ग सम्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सो लॉन्ग सम्स में आइए देखिए कैसे करेंगे और उसका फॉर्मेट कैसे होगा। क्वेश्चन 11 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 140 पे दिया हुआ है। मंजू, प्रभा एंड मीना आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो is 5:3:2. They want to change their profit loss sharing ratio to 3:1. Old ratio 5:3:2, new ratio 3:1. Therefore, they decided to revalue the assets and liabilities of the firm. From the following information, prepare revaluation account and balance sheet after revaluation. Now, हमें इसमें एक रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिवैल्यूशन। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिवैल्यूशन होता क्या है। तो आप वर्ड देखिए, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को रीवैल्यूड करना। रीवैल्यूड करना मीन्स उसकी वैल्यू को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। फिर से बता रहा हूँ, किसी भी एसेट्स लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड करना। अब रीवैल्यूड कैसे होती हैं? सपोज करते हैं लास्ट ईयर इनका लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख था, या इन्होंने जब भी परचेज किया था 1 लाख था। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो हम इसमें इंक्रीज्ड वैल्यू लिखेंगे। आज तक का जितना भी प्रॉफिट होगा वो ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आज के बाद जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो न्यू शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब हमें पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उसके साथ साथ उसकी बैलेंस शीट बनानी है। सम सॉल्व है, जैसे फाइनल अकाउंट मैंने आपको करवाया था सेम वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या है? तो अगर इसके फॉर्मेट में आपको इसका फॉर्मेट लर्न करना है तो वो आपको पेज नंबर 120 ये रहा आपका पेज नंबर 120 पर पूरा फॉर्मेट स्पेसिमेन दिया हुआ है। अगर आपको इतना सारा लर्न नहीं करना है तो मैं आपको एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप देखिए आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे काम करता है। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे काम करता है। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ पर डेबिट साइड अपने लॉसेस लिखेंगे। डेबिट साइड हम अपने लॉसेस को लिखेंगे और क्रेडिट साइड हम अपनी इनकम या फिर जो गेन हुआ होगा उसे लिखेंगे। अब इसे शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर हमें लॉसेस कैसे दिखाने होते हैं, तो वो समझिए कि एसेट्स, ए मीन्स एसेट्स, एसेट्स माइनस हो गए। एसेट्स के साथ माइनस लिखा है मैंने। अगर एसेट्स माइनस हो गए तो ये हमारा लॉस है। एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो ये हमारा लॉस है। और प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू प्लस हो जाएगी, मीन्स एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब लाइबिलिटीज़ में, सो लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होती हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस हो गई तो ये हमारे लिए लॉस है, और अगर लाइबिलिटीज़ रिड्यूस्ड हो गई, माइनस हो गई, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो आपको ये ब्रैकेट में लिख देना है।
अपने आप आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मैं फिर से यहाँ पर नीचे अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लॉस कब होगा? जब एसेट्स माइनस होंगे तो लॉस होगा, और गेन कब होगा? जब एसेट्स प्लस होंगे तो गेन होगा। फिर से लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई तो लॉस है, और लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो गई तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गई, आपके माइंड में बैठ गई, तो समझो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया। इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम हमेशा न्यू वैल्यूज़ लिखेंगे। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? हम ऑलवेज न्यू वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे। सो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन में से समझते हैं कि हमें ये करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 25% इंक्रीज करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू देखो कितनी दी हुई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 1 लाख। 25% इंक्रीज हो गई, तो मैंने यहाँ प्लस किया है 25% इंक्रीज हो गई। सो 1 लाख प्लस 25,000, ये हो गया 1,25,000। अब इंक्रीज हो गई। अब आप सोचिए आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। हमने लैंड एंड बिल्डिंग ली थी 1 लाख में, अब वो हो गई 1,25,000 की, तो एसेट्स तो इंक्रीज हो गए। अब आ जाइए रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में कहाँ रिकॉर्ड होगा? एसेट्स डिक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज। तो एसेट्स इंक्रीज्ड हो गए हमारे, तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट है, गेन है हमारे लिए। और अगर एसेट्स डिक्रीज हो गए तो ये हमारे लिए लॉस है, इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो नाउ यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 25,000। अगर एसेट्स इंक्रीज हो गए तो क्रेडिट, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गए तो डेबिट। सीधा आप इसका कंसेप्ट समझो, एसेट्स इंक्रीज हो गए प्रॉफिट है, एसेट्स डिक्रीज हो गए लॉस है। ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% रिड्यूस्ड हो गई, तो मैं फर्नीचर की वैल्यू देखूंगा बैलेंस शीट में से। फर्नीचर 30,000 का है, सो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर 30,000। फर्नीचर की वैल्यू 30,000 है। कितना रिड्यूस्ड हो गया फर्नीचर? 10%। सो माइनस करेंगे 10%। 30,000 का 10% होता है 3,000। 30,000 माइनस 3,000, आंसर आ गया 27,000। अब ये रिड्यूस्ड हो गई, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस्ड हो गई। तो यहाँ पर देखिए एसेट्स माइनस हो रहे हैं, एसेट्स रिड्यूस्ड हो रहे हैं, तो ये लॉस है हमारे लिए। सो फर्नीचर डेबिट साइड लिखेंगे 3,000 टू फर्नीचर अकाउंट। तो हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो रहे हैं। एक रिवैल्यूएशन में डेबिट किया तो एसेट्स रिड्यूस्ड हो गए, और अगर एसेट्स इंक्रीज हुए तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी कैप्ट 80%। इसका मतलब है कि मशीन का वैल्यू 80% कर देना है। इज टू बी कैप्ट, इज टू बी कैप्ट मीन्स 80% करना है, रखना है। सो मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में देखिए 50,000 दी हुई है। अब 50,000 का 80% रखना है 40,000।
अब अगर मशीन की न्यू वैल्यू 40,000 हो गई और 50 में से 40 हुई, दैट मीन्स ये रिड्यूस्ड हुई 10,000। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। मशीन का वैल्यू 50,000 है, मैं आपको अगर सीधा बताऊंगा तो मैं आपको बोलूँगा कि मशीन की वैल्यू 10,000 रिड्यूस्ड हो गई। दूसरा, इसे मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि मशीन का न्यू वैल्यू 40,000 हो गया। अब पहले मैं आपको ऐसे बताऊं कि मशीन की वैल्यू 10,000 रिड्यूस्ड हो गई तो आपको लगेगा लॉस हुआ, और दूसरा अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि मशीन का वैल्यू पहले ओल्ड वैल्यू 50 था, अब उसका न्यू वैल्यू 40 हो गया है, उसका मतलब भी तो यही होता है कि 10,000 वैल्यू रिड्यूस्ड हो गई और मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे एज अ लॉस, एसेट्स डिक्रीज हुए टू मशीनरी अकाउंट 10,000, ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए और उसके बाद लास्ट में एक साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। फोर्थ एडजस्टमेंट, द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू मार्केट वैल्यू से 5,000 ज़्यादा। अब स्टॉक का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 40,000। यहाँ लिखा हुआ है द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 5,000 ज़्यादा लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बुक वैल्यू 40,000 लिखा हुआ है और ये मार्केट वैल्यू से 5 ज़्यादा लिखा हुआ है। मार्केट वैल्यू से 5 ज़्यादा लिखा हुआ है, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू 35 है, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू 35 है और हमने बुक में 5,000 ज़्यादा लिख दिया है। सो नाउ मार्केट वैल्यू कितना है, 35, तो हमें स्टॉक मार्केट वैल्यू पे 35,000 रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस्ड हो गई और जो लॉस हो गया, एसेट्स रिड्यूस्ड हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 5,000 लॉस है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस्ड हो गए हमारे। एडजस्टमेंट नंबर 5, टोटल अमाउंट ऑफ 2,500 इज टू बी कैप्ड फॉर बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व के लिए 2,500 रुपीज़ का प्रोविज़न करना है। अब डेटर्स देखो कितने दिए हुए हैं, ये पॉइंट ध्यान से समझना। डेटर्स हैं 25,000, तो मैंने यहाँ डेटर्स लिख दिए 25,000। अब BDR कितना लिखना है, तो BDR लिखना है 2,500। सो 25,000 माइनस 2,500, तो आउटर कॉलम हो जाएगा 22,500। अब डेटर्स का न्यू वैल्यू 22,500 है, ओल्ड वैल्यू 24,000 लिखा हुआ था। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, मैं यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ आपको। यहाँ कर लेते हैं डेटर्स, ठीक है। न्यू वैल्यू 22,500, ये डेटर्स का न्यू वैल्यू है। ओल्ड वैल्यू आउटर कॉलम में जो लिखा हुआ है वो देखेंगे तो वो है 24,000। अब डेटर्स 24,000 थे पहले, अब 22,500 हो गए, दैट मीन्स डिक्रीज हुए। कितने डिक्रीज हुए, सो डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज कितनी हुई, ओल्ड वैल्यू थी 24,000, न्यू वैल्यू 22,500, सो डिक्रीज कितने हुए 1,500। ये 1,500 हमारा लॉस हो गया। ये हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड।
रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। सो डेटर्स थे ओल्ड वैल्यू 24,000, न्यू वैल्यू 22,500, सो लॉस हो गया 1,500। ये यहाँ पर रिवॉल्यूशन में डेबिट करेंगे। एक मेथड तो ये समझ लो आप। दूसरा मेथड, यहाँ पर न्यू BDR 2500 कैलकुलेट हुआ है, ओल्ड BDR 1000 लिखा हुआ है, 2500 और 1000 दैट मीन्स हमारा 1500 बैड डेब्ट्स इंक्रीज हो गया। सो 1500 BDR इंक्रीज हो गया तो ये हमारा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स रिजर्व इंक्रीज होना ये हमारे लिए लॉस इंडिकेट करता है, ये हमें लॉस दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 3,000 अमॉन्ग द क्रेडिटर्स इज नाउ नॉट टू बी पेड। ये एंट्री मोस्ट ऑफ सम्स में आती है, हर एक सम्स में ये एंट्री होगी। लैंड एंड बिल्डिंग के एंट्रीज भी होंगे, मीन्स कहने का मतलब है कि एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, उसकी एंट्री हमेशा होती है। दूसरा, क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे, ये एंट्री भी हर एक क्वेश्चन में मोस्टली होती है। क्रेडिटर्स को 3,000 पे नहीं करने हैं अब, तो आइए क्रेडिटर्स देखते हैं कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्रेडिटर्स हैं 40,000, तो ये मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया 40। अब क्रेडिटर्स में से 3,000 को पेमेंट नहीं करना है, तो 40 माइनस 3, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 37,000। सो मैंने आपको क्या बताया था जब सम स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम न्यू वैल्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे। सो 40 माइनस 3, 37,000 न्यू वैल्यू हो गई। अब क्रेडिटर्स को 3,000 का पेमेंट नहीं करना है, तो ये तो प्रॉफिट हो गया हमारे लिए, प्रॉफिट हो गया ना, लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो गई। लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्रेडिट करते हैं 3,000 रुपीज़, यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, 3,000 बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस्ड हो गई। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इज आउटस्टैंडिंग। बैंक लोन का 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है। सो आइए देखते हैं कितना है बैंक लोन। तो ये रहा 12% बैंक लोन 30,000। अब 30,000 का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बाकी है। सो ये है वर्किंग नोट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 30,000, 12% एंड 3/12 करेंगे, आंसर आ जाएगा 900। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट आप फाइनल अकाउंट में करके आए हो। एक तो हमारी लाइबिलिटी होती है, सो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 900, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। दूसरा इफेक्ट लॉस है तो हम डेबिट करेंगे, या फिर आप कंसीडर कर लो कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि बैंक अब हमसे 30,000 लोन का भी लेगी और 900 इंटरेस्ट भी लेगी। सो 900 हम यहाँ डेबिट करेंगे। सो दोनों ही आप पॉइंट्स समझ सकते हो, या तो हमारी ये समझ लो कि लॉस हो गया क्योंकि इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, लॉस है, और दूसरा आप ये समझ लो कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो भी लॉस है। अब हमारे यहाँ पर एडजस्टमेंट सारे पूरे हो गए। अब एडजस्टमेंट्स पूरे करने के बाद बाकी के जो वैल्यूज़ ऐसे बचे हैं बुक में जिनका कोई एडजस्टमेंट नहीं था वो सेम वैल्यू पे लिख देंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ बची हैं। लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गए, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था तो इन्वेस्टमेंट को
सेम वैल्यू के साथ बैलेंस शीट में एसेट्स दिखा देंगे। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है तो सेम वैल्यू हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे 50,000। देन करंट एसेट्स में स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था तो 5,000 रुपीज़ बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में डेबिट एसेट साइड लिखेंगे, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस है बिल्स रिसीवेबल का। कैश का कोई इफेक्ट नहीं था, सेम वैल्यू कैश बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे। सो कैश बैलेंस 40,000। नाउ लायबिलिटी साइड, अब कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और साथ में करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इनका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। सो सेम कैपिटल अकाउंट की सेम वैल्यूज़ मैंने लिख दी 150, 40 एंड 30, 2,20,000। करंट अकाउंट मंजू 10,000, प्रभा 20,000 एंड मीना 9,000। लाइबिलिटीज़ में है नेक्स्ट बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल 10,000, बिल्स पेएबल भी हो गए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए नेम ही क्या दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये पॉइंट आप कहीं पर नोट डाउन कर लेना। ये पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क में या MCQ में भी आती है कि व्हाट इज़ द सिमिलर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिमिलर नेम क्या है, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को और कौन से नेम से जाना जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब रीवैल्यूड करने से या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, हमारे कुछ एसेट्स इंक्रीज हुए तो कुछ डिक्रीज भी हुए, तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो देखेंगे। तो क्रेडिट साइड टोटल है 28,000। इस 28,000 में से ये सारे पॉइंट्स माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 7,600। ये जो प्रॉफिट है ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो 532 ये ओल्ड शेयर है। सो 7,600 को हम 532 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इंटू 5/10 करेंगे तो 3,800, 7,600 इंटू 3/10 करेंगे सो 2,280 एंड 7,600 इंटू 2/10 करेंगे तो 1,520। तीनों का टोटल 7,600। अब ये हुआ है इन्हें फाइनली प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे हुआ, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट इनके करंट अकाउंट में प्लस हो जाएगा, तीनों के करंट अकाउंट में प्लस हो जाएगा। सो फाइनली इन तीनों का करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 13,800, 22,280 एंड 10,520, जिसे हम ऐड कर देंगे एंड देन हमारे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगी। सो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस सम को कम से कम 2 बार आप देखोगे फिर आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया, अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट सम है, बहुत इजी है, अच्छे से करना। चैप्टर ओवरऑल इजी है। अगर आपका फाइनल अकाउंट हो गया है ना तो रिवैल्यूएशन और रिकंस्ट्रक्शन तो आपको बहुत इजी लगेंगे। सो आइए अब मैं यहाँ पर 5 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज कर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ये हैं वर्किंग नोट्स। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी केप्ट बाय 80%, दैट मीन्स रिड्यूस्ड बाय 20%। इसका मतलब होता है कि हमने 20% रिड्यूस किया है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं नेक्स्ट सम आपको करवाऊँगा।